टुडे वी शैल स्टार्ट विथ ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपको मैकेनिक्स का पूरा फंडामेंटल इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। दैट इज व्हाट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड फोर्स, है ना। फोर्स के बारे में देखेंगे, फोर्स क्या है, उसका यूनिट क्या है, ये देखेंगे। फिर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो हाउ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एनालिसिस, है ना। फिर देखेंगे फोर्स क्या क्या काम कर सकता है। फोर्स कैन डू वर्क, फोर्स कैन रोटेट ए बॉडी, फोर्स कैन स्क्वीज ए बॉडी, है ना। ये सब भी देखेंगे सारा इफेक्ट। फिर देखेंगे हाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस ए प्रेशर। देन हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर अबाउट योर क्या कहते हैं लिक्विड के लिए, सॉलिड के, गैसेस के लिए क्या प्रेशर होता है, जिसको हम गॉज प्रेशर कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे करके फोर्स के बारे में अभी एक बहुत लंबा सा आर्टिकल हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे। उसमें न्यूटन्स लॉज भी आएंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, जिसमें फोर्स के बारे में हमें जानकारी लेना है। तो वी शैल हैव ए ओवरऑल आइडिया, कंप्लीट आइडिया अबाउट फोर्स। डिटेल्स न्यूमेरिकल तो हायर क्लासेस में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी समझ में तो आ जाए कि फोर्स क्या है। क्या फोर्स बोलने से आपको एक फीलिंग आता है, व्हाट इज ए फोर्स, क्या है वो फोर्स। कोई कहेगा फोर्स क्या है, बताओ थोड़ा, क्या बताओगे। कोई पुश और पुल, हाँ, कोई बॉडी को पुश कर रहा है या पुल कर रहा है तो एक फोर्स दे रहा है। और क्या है फोर्स, खाली पुश पुल करेगा तभी फोर्स होता है। कोई चीज़ को मोड़ रहे हैं तो तभी तो एक फोर्स की जरूरत है। एक चीज़ को ढकेल के दूसरी जगह ले जाएंगे तो तभी उसको फोर्स कहते हैं। और फोर्स के बहुत सारे एडजेक्टिव्स है, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, है ना, ऐसे करके आता है। बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, पुशिंग पुलिंग फोर्स, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स, जब कोई बॉडी स्लाइड करके जाता है। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस के बारे में नाम जाने होंगे, नहीं क्या आप लोग बता सकते हो कुछ फोर्सेस का नाम। एक तो हुआ फोर्स बिटवीन चार्जेस, जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स बिटवीन ए मैग्नेट एंड ए पीस ऑफ आयरन, मैग्नेटिक फोर्स, नहीं। फिर अर्थ भी हर एक चीज को खींच रहा है अपनी तरफ, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल। फिर कोई बॉडी को हम किसी सरफेस पे ढकेल दिए, वो कुछ दूर जाता है फिर रुक जाता है, क्यों रुक गया, फ्रिक्शनल फोर्स, है कि नहीं। आप किसी बॉडी को ढकेलते हुए एक जगह ऊपर तक चढ़ा रहे हो तो इट इज ए पुशिंग फोर्स। कि कोई घोड़ा किसी एक गाड़ी को खींचते हुए ले रहा है तो इट्स ए पुलिंग फोर्स। और डोर पे भी लिखा रहता है पुश और पुल लिखा रहता है, नहीं। तो ऐसे फोर्स बहुत रंग रूप में आता है। तो प्रैक्टिकली यू फेल्ट व्हाट इज ए फोर्स। तो लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के बारे में थोड़ा देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके कितने किस्म की फोर्स है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल बनने वाला है, थोड़ा आप लोग देखें इसको। पहला देखेंगे, जब भी कोई एक फोर्स आता है, जब भी कोई एक फोर्स को एक्शन में लेना है तो दो चीजों की जरूरत होता है। एक होता है एक एजेंट जो फोर्स लगाएगा, दूसरा होता है एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लगेगा। समझ में आया। मैं ये पेन को पुश कर रहा हूं तो मैं हो गया एजेंट, मैं पुश कर रहा हूं, और ये पेन को कर रहा हूं। पेन या मेरे में से कोई एक गायब रहेगा तो फोर्स हो सकता है क्या, नहीं। दोनों को होना जरूरी है, एक एजेंट होना जरूरी है, एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अच्छा, whenever और टू मैनिफेस्ट, ऐसे लिखेंगे, टू मैनिफेस्ट ए फोर्स और ए फोर्स कम्स इनटू प्ले, we need an agent to apply the force, and an object on which force is to be applied। दोनों में से कोई एक गायब रहेगा, हम कहेंगे ये नहीं हो सकता, फोर्स कैन नॉट कम इनटू प्ले। जैसे बताऊं कि सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को कोई आदमी पुश करते हुए ले रहा है। सपोज दिस इज व्हाट इज द मैन, और ये क्या कर रहा है, ये कोई ब्लॉक को पुश करके ले रहा है, ठीक है। आप कहोगे इसका हाथ इतना लंबा क्यों है सर, इसलिए है क्योंकि उसका नाम कानून है, कानून का हाथ लंबे होते हैं, है ना। चलिए
अब ये इसमें आप एजेंट किसको कहोगे? ये हो गया एजेंट जो बॉडी को पुश कर रहा है, और ये क्या है? ये हो गया ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग पुश्ड बाय द एजेंट। समझ में आया? तो हर जगह कोई भी फोर्स ले लो, आपको एक एजेंट और ऑब्जेक्ट की जरूरत है। मेरा तरीका में जो अपनी फोर्स बता रहा हूँ आपको, बुक का तरीका वो नहीं है, बुक का तरीका कुछ अलग है, मेरा तरीका अलग है। जैसे ये एक फोर्स लगा है, ये पुश किया, ये ब्लॉक को पुश कर रहा है। हो सकता है कि मैं ये आदमी पुश नहीं करेगा, इधर एक बड़ा सा मैग्नेट रखूंगा तब भी वो खींच के ले लेगा, तब भी एक फोर्स हुआ। तो फोर्स हो गया फिर दो किस्म का, एक तो टच करके या फिर बिना टच करके, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इफ एजेंट practically touches, or physically you say, it will be more appropriate to say physically touches the object, physically touches the object to apply force, it is called contact force। ठीक है। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं, ए बॉय पुलिंग ए ब्लॉक, नहीं ये कह सकते हैं, या कह सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स में कि फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट में आने से ही होता है, नहीं तो नहीं होता है। दो बॉडी आपस में रहेंगे तभी ना फ्रिक्शन होगा, नहीं? अच्छा, और क्या होता है? आपका कहोगे कि मान लो कि कोई प्लास्टिक बॉल को पानी में डुबो के छोड़ दिए, बप करके ऊपर आ जाता है, वाटर पुशेस इट बाय टचिंग द ब्लॉक, उस फोर्स को कहते हैं बुआंट फोर्स। ठीक है, तो बुआंट फोर्स क्या हुआ? कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ? कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ, तो विल कॉल इट बुआंट फोर्स। अभी सोचो कि मैं कोई एक पत्थर को ऐसे पकड़ के फेंकता हूं, तो पत्थर काफी दूर में जाके गिरता है, लेकिन कोई पीस ऑफ थर्मोकोल को उतनी जोर से फेंकूंगा, उतना दूर जाएगा क्या? पेपर को ऐसे मच करके फेंकेंगे, उतना दूर जाएगा क्या? क्यों नहीं जाता है? कौन रोक लेता है उसको? वो हवा के अंदर से जा रहा है, तो एयर उसको धक्का देता है उल्टा डायरेक्शन में। आप किसी पेपर को ऐसे मूव करवाओगे तो एयर उसको उल्टे डायरेक्शन में धक्का देता ही नहीं देता है, तो एयर भी एक फोर्स दे रहा है उसको, जो रोकने की कुछ हम ऐसे रखें तो एयर के चलते कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है, लेकिन जैसे मैं इसको मूव करवाऊंगा वो फोर्स एक्शन में आ जाता है कि नहीं? तो वो जो फोर्स है उसको कहते हैं एयर रेजिस्टेंस फोर्स। वो कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ? कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। एयर कॉन्टैक्ट में आता है तभी देता है, तो हम कहेंगे एयर रेजिस्टेंस फोर्स। कितने सारे किस्म की फोर्स है। अब सोचो कि यहाँ पे कोई एक स्प्रिंग है, अब ये स्प्रिंग के साथ हुआ यूं है कि एक ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है। अब ये ब्लॉक को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा पकड़ के इस ब्लॉक को ऐसे पकड़ के मैं इधर खींचता हूँ, छोड़ दूंगा तो वापस आ जाएगा ही। कौन खींच के ला रहा है? स्प्रिंग ला रहा है। अगर पुश करके छोड़ूंगा तो स्प्रिंग ढकेल के वापस ले लेगा। उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? स्प्रिंग फोर्स, है कि नहीं? कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट में कितने सारे किस्म की फोर्स आ रहा है, तो हम कहेंगे स्प्रिंग फोर्स। दीज आर ऑल कांटेक्ट फोर्सेस। क्या मेरी बात समझ में आया? अगर ऑब्जेक्ट और एजेंट आपस में फिजिकली टच में नहीं है फिर भी फोर्स आ रहा है, तो फोर्स को क्या कहेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, इफ एजेंट अप्लाइज ए फोर्स on an object without being in physical contact,
without being in physical contact, then the force is called non-contact force, or field force. नहीं, बिना टच किए अगर कोई फोर्स देता है तो उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स कहते हैं। ठीक है, क्या आप एग्जांपल दे सकते हो? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यू नो, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो चार्ज के बीच में जो फोर्स हुआ उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नहीं? और फोर्स बिटवीन चार्जेस, फोर्स बिटवीन मैग्नेट्स। अर्थ हर एक चीज को खींच रहा है अपने तरफ। अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ ये गिर जाता है। क्यों गिरता है? नीचे रेस्ट में था। आप कोई मान लो कोई बॉडी रेस्ट में है और उसके ऊपर एक फोर्स आएगा तो बॉडी चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। किधर को चलेगा? कोई बॉडी रखा है उसके ऊपर एक फोर्स आएगा, वो किधर को चलेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में चलेगा। अब मैं इसको इसे छोड़ दिया तो ये नीचे आया, मतलब अर्थ इज पुलिंग इट डाउन। समझ में आया क्या? तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ इसको बिना टच किए खींच रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। तो एग्जांपल में क्या लेंगे हम लोग? फोर्स बिटवीन चार्जेस, क्या पढ़ेंगे फिर? फोर्स बिटवीन मैग्नेट्स, फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, समझ में? तो ये हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? अब इससे ऊपर भी एक कैटेगराइजेशन है जो तुम लोगों का कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा। फोर्स दो के टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम कहते हैं कि ये पेन को मैं टच कर रहा हूं, क्या मैं सचमुच टच कर रहा हूं? सोचो तो, मेरी उंगलियों की जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या वो यहाँ का इलेक्ट्रॉन को टच कर रहे हैं? नहीं, दे कैन नॉट टच। तो मुझे लग रहा है कि मैं टच कर गया, सचमुच क्या टच कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। दिस इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ एटम्स। वन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट टच द अदर इलेक्ट्रॉन। हमें सेंस होता है कि हम टच कर लिए। अगर हम किसी तरह से बहुत ही माइक्रोस्कोपिकली देख पाएंगे तो देखेंगे ये दोनों के बीच में गैप है। क्या गैप है? वो इलेक्ट्रॉन का बीच का गैप है जो हमें दिखता नहीं, हमें लगता है कि हम टच कर गए। तो जितने सारे फोर्स है, चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो, बॉन्ड फोर्स हो, जितने सारे कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के बीच में या मैग्नेट के बीच में फील्ड फोर्स है, सारे के सारे फील्ड फोर्स है। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हुआ एक दूसरे को बिना टच किए हो रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उनसे अलग दूसरा एक फोर्स है जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फील्ड फोर्स है वो क्या होता है? या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब जितने फोर्स के बारे में जानते हो, फ्रिक्शन, कोई चीज रगड़ के जा रहा है, क्या ये टच कर रहा है? इसके इलेक्ट्रॉन्स के इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। ये हुआ कोई एक न्यूक्लियस एक बॉडी का, ये अपना इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है। ये दूसरा बॉडी का न्यूक्लियस, ये अपना इलेक्ट्रॉन को पकड़ के घुमा रहा है। और मान लेते हैं कि नीचे वाला बॉडी को ऊपर वाला बॉडी के साथ हम रगड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन को भी खींचने लगता है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले का इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है, तो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तो जब इसको हम स्लाइड करवाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को पकड़ने के कारण स्लो हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? तो इसमें क्या हुआ? ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ में? तो फ्रिक्शनल फोर्स, दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो दुनिया में जितने फोर्स है सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, चाहे वो कॉन्टैक्ट फोर्स हो या फील्ड फोर्स हो। बस एक फोर्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज या मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ये खींच नहीं रहा है, ये ऐसे मास को खींच रहा है। समझ में आया क्या? खैर,
अब हमको कोई पूछेगा हायर लेवल में व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हायर लेवल में, तो आपको हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके अंदर सारे कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया, मतलब दुनिया का सारा फोर्स हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अकेला एक फोर्स अलग रह गया, वो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया क्या? अच्छा, ये सब चीजें हमें समझ में आ गया। ठीक है, फोर्स हम देख ली। अब ये जो फोर्स एजेंट दे रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, एजेंट दे रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो एजेंट ऑब्जेक्ट के बाहर है तो फोर्स को कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स। एजेंट अगर ऑब्जेक्ट के अंदर है तो इसको कहेंगे इंटरनल फोर्स। बिफोर वी गो फॉर दैट, हम देख लेते हैं फोर्स के बारे में एक दो छोटे छोटे चीज। पॉइंट नंबर 4 था शायद, यस, पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे ये जो फोर्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ कि स्केलर क्वांटिटी हुआ? फोर्स होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर, इसका अपना डायरेक्शन है। इसका यूनिट क्या है? हाँ, यूनिट्स की बात करें तो एमकेएस यूनिट्स में इसका यूनिट्स होता है न्यूटन। सोचो न्यूटन कितने बड़े फिजिसिस्ट है कि उनका नाम तो हर जगह छपा हुआ है, नहीं फोर्स तो हर जगह है। सोचो न्यूटन, क्यों बताओ? क्योंकि हम देखें कि दुनिया की सारा फोर्स एक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, और न्यूटन निकाले थे लॉ ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ रहा है? इसलिए न्यूटन को इतना क्रेडिट मिला, फोर्स का नाम अपने नाम पे कर दिए। ठीक है, न्यूटन। और ये कौन सा यूनिट सिस्टम है? एमकेएस। एमकेएस सिस्टम का मतलब मीटर, केजी एंड सेकेंड। लेंथ को मीटर में नापेंगे, मास को केजी में नापेंगे, टाइम को सेकेंड में नापेंगे, तो ये बनेगा न्यूटन। और देयर इज अनदर वे ऑफ मेजरिंग अनदर सिस्टम कॉल्ड सीजीएस सिस्टम। ये क्या है? ये है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसमें यूनिट होता है डाइन। है समझ में? व्हाट इज 1 न्यूटन? 1 न्यूटन ऐसे लिखते हैं हम लोग, इज द फोर्स which can move a mass of 1 kg with acceleration 1 meter per second square। 1 kg मास को ढकेल के लेगा कितने एक्सीलरेशन में? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो हम कहेंगे ये 1 न्यूटन का फोर्स है। काफी छोटा फोर्स है, आपको लग रहा हो कि बहुत ज्यादा फोर्स है, बाद में हम फील करेंगे थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स कि 1 न्यूटन इज ए वेरी स्मॉल फोर्स। समझ में आ रहा है? सिमिलरली क्या बता सकते हो 1 डाइन क्या होगा? यस, नो 1 डाइन क्या होगा सीजीएस सिस्टम में? फोर्स which can move a mass of 1 gram with acceleration 1 centimeter per second square। समझ में आया? 1 Newton is the force which can move 1 kg mass with 1 meter per second square, and 1 dyne is the force which can move 1 gram mass with 1 centimeter per second square acceleration। समझ में आया? याद रखो कि 1 न्यूटन is equal to 10 to the power 5 dynes। कैसे हुआ बताने के लिए हम बता देंगे। क्या आपको मालूम है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन? थोड़ा सा मालूम है? डू यू नो ऑल दिस थिंग्स? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो सोचो, तो हम कहेंगे जस्ट समझाने के लिए, फॉर टू एक्सेप्ट एनीथिंग 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है? 1 kg है, एक्सीलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये हो गया 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 डाइन क्या है? इट इज 1 ग्राम
इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो गया 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है? समझ में आया? मास इंटू एक्सीलरेशन है ना। तो थोड़ा थोड़ा आप जानते हो मास इंटू एक्सीलरेशन क्यों हुआ, वो पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल तो जो जानते हैं उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे, नहीं? फिर बाद में वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये सही है। जैसे तुम लोग अभी 2 का टेबल जानते हो, जब बताया गया 2 4 जार 8, क्यों 2 4 जार 8 पूछे होते तो आज वहीं पे पड़े रहते, क्योंकि तब आपको समझने की काबिलियत नहीं था। तब मान लिया, अब समझ में आ गया कि 2 4 जार 8 क्यों होता था, है कि नहीं? एग्जैक्टली दैट वे। जो आप जानते हो उसको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बाद में ये भी देख लेंगे व्हाई फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, वो भी हम देख लेंगे आफ्टर वी अंडरस्टैंड द ओवरऑल थिंग्स। अब मैं लिखूंगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1 kg को मैं लिख सकता हूं क्या 1000 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर मैं लिख सकता हूं क्या 1000 ग्राम तो था, जहां पर मीटर लिखा है उसको मैं 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूं क्या। देखो तो ये क्या बन गया, 1000 इंटू 100 इज 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Is it not 10 to the power 5 times? हुआ कि नहीं हुआ? You see 1 Newton is 10 to the power 5 times. हो गया? तो एक्सेप्ट करने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। 1 न्यूटन इज 10 पावर 5 टाइम्स, हमें समझ में आया। ठीक है। फोर्स का और भी एक यूनिट है केजी फोर्स, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, उसको थोड़ा बाद में बताएंगे, अभी नहीं। समझ में आया? फोर्स एक वेक्टर है, तो जब भी हमें दो वेक्टर का जोड़ना होता है वी नो ट्रायंगल लॉ, और कैसे हम जोड़ते हैं दो वेक्टर को, नहीं? अच्छा, तो अब फोर्स एक वेक्टर है तो इट विल ओबे ऑल रूल्स ऑफ वेक्टर। चलिए पॉइंट नंबर 5 में देखते हैं। ठीक है, force obeys all rules of vector addition। जैसे अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक के ऊपर आपने दो फोर्स लगाया, एक लगाया 10 न्यूटन का, दूसरा लगाया 6 न्यूटन का। क्या बता सकते हो इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स क्या है? 16 न्यूटन, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। इट इज 16 न्यूटन एंड दैट टू इन दिस डायरेक्शन। अगर सेम फिगर को मैं रिपीट करता हूं और केस बदल देता हूं, सेम फिगर को रिपीट करता हूं और केस बदल देता हूं। अब मैं ये 10 न्यूटन फोर्स को एक तरफ तो लगाया, लेकिन दूसरे तरफ लगाया फोर्स 6 न्यूटन का। क्या आप मुझे अभी नेट फोर्स बता सकते हो? कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन। ये जो नेट फोर्स है ये भी तो एक वेक्टर है, फोर्स का सम। ये वेक्टर, वेक्टर के साथ वेक्टर जोड़ो तो वेक्टर ही बनेगा। तो कौन सा डायरेक्शन में 4 न्यूटन? टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, किधर को है नेट फोर्स? टुवर्ड्स राइट। हाँ, तो फोर्स ये डायरेक्शन में हुआ। मतलब कोई बॉडी के ऊपर अगर दो फोर्स आ रहे हैं तो हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं। इस केस में ये बॉडी किधर को मूव करेगा? इधर को मूव करेगा। इस केस में ये बॉडी इधर को मूव करेगा। अगर हम कहते हैं कि ये 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितना होता है? क्या ये बॉडी रेस्ट में है तो दो ठो फोर्स अगर लगाएंगे तो ये मूव करेगा क्या? नहीं मूव करेगा। ये भी फीलिंग में आप लोगों को आ रहा है, जो आपको जानकारी उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कोई बॉडी तब मूव करता है जब नेट फोर्स 0 नहीं है। समझ में आ रहा है? ये स्टेटमेंट को और भी हम लोग माइन्यूटली रिफाइन करेंगे जब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। खाली नेट फोर्स होने से नहीं होता है, वो एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, अनबैलेंस्ड होना चाहिए, ऐसे करके पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो आप जानते हैं उसको देखेंगे, कहेंगे इफ a body is at rest, if a body is at rest, then the net force on it must be 0.
समझ में आ रहा है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसके ऊपर नेट फोर्स पक्का 0 होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में देखेंगे, स्पेसिफिक फोर्सेस, जैसे हम लोग पढ़े ना, कॉन्टैक्ट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब फोर्सेस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस के बारे में देखते हैं। पॉइंट नंबर 6, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। बहुत किस्म की कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसमें से एक दो ठो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कॉन्टैक्ट फोर्स में पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या है नॉर्मल रिएक्शन? ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? जब भी दो बॉडी आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, दे गिव ए फोर्स ऑन टू ईच अदर। When you are sitting on the bench, are you not pushing the bench? At the same time, is not the bench pushing you? और बेंच नहीं पुश कर पाता तो टूट जाता नीचे, है कि नहीं? जब भी हम दो बॉडी को देखेंगे कांटेक्ट में है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स देते हैं। समझ में आया क्या? ये ध्यान में रखना। वो फोर्सेस को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो थोड़ा स्टेटमेंट लिखते हैं। Whenever two bodies are in contact, they exert equal and opposite forces on each other in a direction normal to their smooth surfaces of contact. स्टेटमेंट देखने में थोड़ा टेढ़ा लग सकता है। हम बोले कि ऐसा होता है, हम बताएं कि फिजिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा होता है वैसा होता है। मान लो हिस्ट्री में होता है, ये उसका बाप था, कि क्यों उसका बाप था ये नहीं पूछ सकते फिजिक्स में, लेकिन हर क्यों का आंसर है। एंड वो सारे आएंगे हमारे, एक न्यूटन थर्ड लॉ करके आगे आएगा। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हम उसमें पहुंचेंगे। अभी फिलहाल मान लो, अब जब हम कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं, वो स्टेटमेंट सही है कि गलत है जानने का तरीका क्या है। या तो उसको प्रूव करो या फिर उसको वेरीफाई करो। समझ में आ रहा है? या तो उसको प्रूव करो कुछ इक्वेशन लगा के, या फिर इसको वेरीफाई करो। जो स्टेटमेंट को प्रूव नहीं कर सकते, सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं, उसको कहते हैं लॉ। लॉज आर स्टेटमेंट्स व्हिच कैन नॉट बी प्रूव्ड, कैन बी वेरीफाइड। एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास, प्रूव इट, यू कैन नॉट प्रूव, इट्स ए लॉ ऑफ ग्रेविटी। वेरीफाई करो, हाँ दो मास रखो, देखो खींच रहे हैं, हाँ ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, प्रूव करो। कैसे प्रूव करेंगे भाई? ये लॉ है। एक चार्ज रखे पॉजिटिव चार्ज, दूसरा रखे पॉजिटिव चार्ज, छोड़ दिए तो दोनों एक दूसरे से ढकेलते हुए दूर निकल जाते हैं। नॉर्थ पोल्स रिपेल नॉर्थ पोल, आप वेरीफाई कर सकते हो बट यू कैन नॉट प्रूव। जो स्टेटमेंट आपके सामने आता है और आपको एक्सेप्ट करने के लिए जबरदस्ती बाइंड किया जाता है, वो स्टेटमेंट को या तो आप प्रूव कर सकते हो या फिर वेरीफाई कर सकते हो। ध्यान से रखना, अगर प्रूव नहीं कर सकते, सिर्फ वेरीफाई कर सकते, तो दैट इज ए लॉ। लॉज आर स्टेटमेंट्स व्हिच कैन बी वेरीफाइड बट कैन नॉट बी प्रूव्ड। बाकी जिसको प्रूव कर सकते हैं वो हाइपोथेसिस हो सकता है, प्रिंसिपल्स हो सकता है ना, थ्योरम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर हम क्या बताएं? whenever two bodies are in contact, they exert equal and opposite forces on each other in a direction normal to their smooth surfaces of contact. अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक बॉडी है, ये मान लो कि ये कोई एक वॉल है, थोड़ा ऐसा फिगर ले लेते हैं और बढ़िया सा। मान लो कि यहाँ पे हुआ यूं है कि कोई एक स्फीयर है, वो इसके बीच में फंस गया है। एक वॉल और एक इंक्लाइन प्लेन, दोनों के बीच में ये फंस गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये वॉल के साथ कांटेक्ट में, थोड़ा वॉल को भी दमदार बनाते हैं। ये बोले मेरे को क्यों दुबला कर दी, और ये
ये हो गया वॉल। वॉल और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में दिस बॉल इज कट, इट इज ट्रैप्ड बिटवीन ए इंक्लाइंड प्लेन एंड ए वॉल। समझ में आया? एट दिस पॉइंट ये टच कर रहा है, एट दिस पॉइंट ये टच कर रहा है, एट एवरी टचिंग पॉइंट देयर बी ए फोर्स कमिंग इनटू प्ले। ये इसके ऊपर फोर्स देगा, ये इसके ऊपर फोर्स देगा, ये इसके ऊपर फोर्स देगा, ये उसके ऊपर फोर्स देगा। ये इसके ऊपर जितना फोर्स देगा ये उसके ऊपर उतना ही फोर्स देगा। पहले देखो कि आपको फीलिंग में आता है क्या, ये जो स्फीयर है ये वॉल को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? कैसे पता चला आपको? अगर मैं कोई ब्लॉक को ऐसे हाथ लगा के रखा हूं, मैं पुल कर रहा हूं कि पुश कर रहा हूं, कैसे पता चलेगा? अगर ब्लॉक को निकाल देने से हम आगे की तरफ गिर गए मतलब पुश कर रहा था, ब्लॉक को निकाल देने से अगर पीछे की तरफ गिर गए तो हम पुल कर रहे थे, खींच रहे थे। ब्लॉक को तोड़ दोगे तो हम गिर जाएंगे पीछे की तरफ। अभी अगर ये जो वॉल है इसको निकाल देंगे, ये बॉल गिर जाएगा, ये वॉल इसको गिरने नहीं दे रहा है तो ये पुश कर रहा है। You must learn the method how to know whether what is the type of nature of force between two bodies. समझ में आ रहा ना? तो ये पुश कर रहा है, तो ये जो इंक्लाइन जो बॉल है ये क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है, सॉरी ये पुश कर रहा है इसको इस डायरेक्शन में, और ये जितने जोर से पुश कर रहा होगा उतनी जोर से वॉल भी उसको पुश कर रहा होगा। They are pushing each other with equal and opposite forces. अगर ये 10 न्यूटन फोर्स में पुश कर रहा होगा तो ये भी 10 न्यूटन में ही पुश कर रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? Are you getting this? So स्टेटमेंट देखो, whenever two bodies are in contact, they exert equal and opposite forces on each other. कौन से डायरेक्शन में? In a direction normal to their smooth surfaces of contact. स्मूथ मतलब कोई रफनेस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तेल डाल दिए बढ़िया से, अब कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन होगा तो फिर अगेन ये नॉर्मल नहीं रहेगा, जैसे नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है ना। तो आप देखोगे यहाँ पर ये बॉल इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स दे रहा है और ये भी उसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स ही दे रहा है। फोर्सेस आर नॉर्मल। सिमिलरली एट दिस पॉइंट ये बॉल इस प्लेन के ऊपर एक फोर्स ऐसे दे रहा है तो प्लेन भी इस बॉल के ऊपर एक फोर्स ऐसे दे रहा है। The forces are equal and opposite. ये जितना दे रहा है वो उतना ही दे रहा है। ये फोर्सेस को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉर्मल रिएक्शंस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? At every contact point we'll find there is a force. कैसा हुआ? यहाँ पर हुआ फोर्स तो यहाँ पर हुआ फोर्स, ये इसके ऊपर दिया फोर्स और ये इसके ऊपर दिया फोर्स। थोड़ा देखो और बताओ, फॉर दिस फोर्स कौन सा? ये वाला फोर्स के लिए एजेंट कौन है? हु इज द एजेंट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है? बॉल। ऑब्जेक्ट कौन है? वॉल। फॉर दिस फोर्स एजेंट कौन है? वॉल। ऑब्जेक्ट कौन है? आर यू गेटिंग? सिमिलरली फॉर दिस फोर्स, ये फोर्स के लिए एजेंट हो गया बॉल, ऑब्जेक्ट हो गया द इंक्लाइंड प्लेन, और ये फोर्स के लिए एजेंट हो गया इंक्लाइंड प्लेन और ऑब्जेक्ट हो गया बॉल। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो हर फोर्स को एक्शन में लाने के लिए यू ऑलवेज नीड व्हाट? एन एजेंट एंड एन ऑब्जेक्ट। तो जब भी एजेंट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, एट द कांटेक्ट पॉइंट यू विल सी द bodies exert equal and opposite forces onto each other in a direction normal to the surface. समझ में आया क्या? सोचो हम बोल रहे हैं कि स्मूथ सरफेस है, स्मूथ नहीं होता तो सोचो ये बोर्ड पूरा स्मूथ है, ठीक है, और मैं इसको पुश करके खड़ा हूँ, कोई डंडी से पुश करके खड़ा हूँ, मैं भी रेस्ट में, बोर्ड भी रेस्ट में, सब कुछ रेस्ट में, तो कैसे पुश कर रहा हूँ? अगर मैं ऐसे पुश करूंगा बोर्ड को, क्या मेरे हाथ रहेगा? तो फिसल जाएगा नहीं। और अगर ऐसे पुश करूंगा तो नॉर्मल टू द सरफेस पुश करूंगा तो रहेगा। मतलब अगर ये बॉल अभी मूव नहीं कर रहा है, वॉल भी मूव नहीं कर रहा है, मतलब फोर्स कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे। ये टेढ़े नहीं हो सकते, क्योंकि टेढ़े हो सकते तो फिसल जाते। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? चीजों को पकड़ो धीरे धीरे। सो ये जो फोर्सेस को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। अभी हम देखें कि जो दो फोर्स कोई बॉडी के ऊपर आते हैं तो नेट फोर्स 0 है।
क्या हम कहेंगे कि ये इसके ऊपर एक फोर्स दे रहा है, ये भी एक फोर्स दे रहा है? सोचो तो। पॉइंट नंबर 7, द फोर्स applied by agent on the object is called action force. समझ में आ रहा है? Similarly, force of object on agent is called reaction force. समझ में? Action is always equal to and opposite to reaction. ये दोनों एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट है। बॉल के ऊपर जितना फोर्स दे रहा है, बॉल वॉल के ऊपर उतना ही फोर्स दे रहा है। समझ में आ रहा? एक्शन किसको कहते हैं? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। और जब एजेंट दिया कोई फोर्स तो ऑब्जेक्ट भी एजेंट के ऊपर एक फोर्स देगा, कांटेक्ट में है तो दैट फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन हरदम इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अब सोचो तो, मैं पहला एग्जांपल लिया था ऐसे, यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये पहलवान क्या कर रहा है, ये खड़े होके इसको पुश कर रहा है। सपोज ये पुश कर रहा है विद सम फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो ये कांटेक्ट में, ये जितना फोर्स देगा वो उतना ही फोर्स देगा। ये अगर देगा 10 न्यूटन तो वो भी देगा 10 न्यूटन। तो ये ब्लॉक मूव करेगा क्या? करेगा क्या? द फोर्सेस आर लुकिंग टू बी इक्वल एंड अपोजिट। जैसे हम लोग प्रीवियस केस में यहाँ पे देखे थे, द फोर्सेस वेर इक्वल एंड अपोजिट। तो अरे कहाँ गया ये? फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट तो मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि जब कोई बॉडी को पुश करते हैं वो मूव करता है। फिर एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट हुए कैसे? है कि नहीं? ये बात सोचने वाली बात हो गया कि नहीं हो गया? एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है तो हम जब किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं कांटेक्ट पॉइंट में, जितना फोर्स हम दे रहे हैं उतना ही फोर्स वो दे रहा है। फिर बॉडी मूव कैसे किया? है कि नहीं? चलिए सोचते हैं। अब हुआ यूं है कि ये जो आदमी है, ये जो फोर्स लगाया है किसके ऊपर लगाया है? इसके ऊपर, है कि नहीं? और ये जो फोर्स लगाया वो किसके ऊपर लगाया? आदमी के ऊपर। अब सोचो तो, आदमी के ऊपर एक फोर्स आ रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स आ रहा है, क्या दोनों फोर्स कैंसिल करेंगे एक दूसरे को? इसी के ऊपर ही दो फोर्स आते, इक्वल एंड अपोजिट होते तो साइड वो कैंसिल हो जाते। लेकिन एक तो इसके ऊपर आ रहा है, एक तो इसके ऊपर आ रहा है, क्या ये कैंसिल होंगे? नहीं होंगे। सो व्हाई एक्शन एंड रिएक्शन आर नॉट कैंसिलिंग आउट ईच अदर? बिकॉज दे आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। सेम बॉडी के ऊपर अगर दो फोर्स ऐसे आते तो हम कहते हैं कि नेट फोर्स 0 है और ये मूव नहीं करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारा एजेंट है वो जो फोर्स दे रहा है वो एक्शन है। सो एक्शन इज ऑन द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो एजेंट के ऊपर फोर्स दे रहा है, उसको कहते हैं रिएक्शन फोर्स। सो रिएक्शन इज ऑन द एजेंट। एक फोर्स इसके ऊपर आ रहा है, एक फोर्स इसके ऊपर आ रहा है, क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? नहीं करेंगे। और एक बार, क्योंकि अटेंशन थोड़ा चला गया, नहीं तो फिर से बताते हैं। हम बताए कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ये जितना फोर्स देगा वो उतना ही फोर्स देगा। मैं किसी एक ब्लॉक के सामने मूविंग चेयर में बैठा हूं, मैं अगर एक फोर्स लगाऊंगा ब्लॉक के ऊपर, जितना लगाऊंगा वो मुझे उतना ही फोर्स देगा। तो ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्स आया? एक फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आएगा तो नेट फोर्स 0 होगा क्या? एक फोर्स आ रहा है, कम से कम 2 चाहिए, है कि नहीं? मेरे ऊपर कितने फोर्स आया? एक।
तो क्या होगा, जैसे मैं ब्लॉक को पुश करूंगा, ड्यू टू माई एक्शन द ब्लॉक विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ड्यू टू द रिएक्शन माई चेयर विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मैं भी मूव करूंगा, वो भी मूव करेगा। Are you getting? They are not cancelling out each other because they are acting on two different bodies. Two equal and opposite forces will cancel out each other only if they are acting on the same body. अब ये दोनों तो सेम बॉडी पे नहीं आ रहे हैं। समझ में आया क्या? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? एज two equal and opposite forces, two equal and opposite forces acting on a body cancel out, but action force and reaction force are acting on two different bodies, are acting on two different bodies. So they do not cancel out each other. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है सबको? डू नॉट कैंसल आउट ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। यहाँ पर हमारा एक्शन फोर्स कौन सा हुआ भाई? ये आदमी जो इसको पुश कर रहा था, ये आदमी ये है जो फोर्स दे रहा है, यहाँ पे ये हो गया एक्शन। दिस फोर्स इज कॉल्ड एक्शन ऑन दी ब्लॉक। और ये फोर्स क्या है? ये फोर्स इज रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन इक्वल ऑपोजिट होते हैं तो क्या हो गया? दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, सो दे डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर। ये जितना दे रहा है ये उतना ही दे रहा है, बट दे आर नॉट कैंसिलिंग आउट। व्हाई? बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? एक्शन किसके ऊपर होता है? बाय द एजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। रिएक्शन किसके ऊपर होता है? बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द एजेंट। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? यस। अच्छा, पॉइंट नंबर 8, नोट पॉइंट नंबर 8। अभी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट में फोर्सेस उसके ऊपर आते हैं। नेक्स्ट फोर्स इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट। ठीक है, व्हाट इज द वेट ऑफ ए बॉडी? इसको समझते हैं। अर्थ pulls everything towards its center. Don't say downward. Pulls everything towards center. जैसे हम कहेंगे कि ये है अर्थ, यहाँ पर कोई एक चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया को कैसे खींचेगा? अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, उड़ना बंद करेगा तो धड़ाम से गिरेगा। Here is moon moving around earth. ये मून को ऐसे नहीं खींच रहा है, किधर को खींच रहा है? Towards the center, मतलब कुछ ऐसे। Moon is being pulled towards the center of earth. Everything is pulled towards center of earth. जिस फोर्स में अर्थ हर एक बॉडी को खींचता है उसको कहते हैं वेट ऑफ द बॉडी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मून। ये जो फोर्स हुआ ये कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ? अबे जोर से बोलो। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। तो हम कहेंगे दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड weight of the body. Weight of the body. तो जो वेट है
वो कैसे निकालेंगे? ये भी एक फोर्स है, दिस फोर्स इज कॉल्ड वेट। वेट अगर एक फोर्स है, निकालने का तरीका क्या हुआ? मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा बताओ, मैं अगर ये पेन को और दूसरे एक पेन को, एक का मास है 1 kg, दूसरे का है 2 kg, दोनों को गिरा देता हूँ, कौन पहले नीचे पहुंचेगा? कभी सोचे हो? गिरा के देखो, आज ये एक्सपेरिमेंट करना। आप अपनी टेबल से दो चीज ले लो, एक ले लो इतना बड़ा पत्थर, एक इतना बड़ा पत्थर, दोनों पत्थर को गिराओ, ठक करके दोनों एक साथ गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे नीचे? मतलब दोनों को बराबर डिस्टेंस जाने के लिए बराबर समय लग रहा है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? बट इफ वी इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि जब हम मूव करते हैं एयर भी तो आता है, गैलीलियन स्टेटमेंट करता था अगर वैक्यूम में दो चीज को गिराएंगे, दोनों बराबर समय में नीचे आके गिरेंगे, सेम हेड से गिराएंगे, तो मतलब दोनों का एक्सीलरेशन बराबर होगा। रेस से स्टार्ट किए, एक्सीलरेट की स्पीड बढ़ने लगेगा, जैसे ये गिरेगा इसका स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, और नीचे गिरेगा। वो जो एक्सीलरेशन है कितना, इसको निकाला गया है, इट कम्स आउट टू बी 9.8 इंटू 10 पावर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर में। ठीक है, तो एक्सीलरेशन और लिखेंगे, टू बॉडीज of different mass, two bodies of different mass when allowed to fall under gravity, ठीक है, in vacuum, they fall at same acceleration। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, they fall at same acceleration। समझ में आया? इतना बड़ा पत्थर को डाल दोगे, छोटा सा पत्थर को डाल दोगे, दोनों बराबर एक्सीलरेशन में आएगा। लेकिन कभी कभार हमें क्या लगता है कि एक पत्थर है और एक प्लास्टिक बॉल है, गिरा देंगे तो पत्थर जल्दी गिर जाता है, प्लास्टिक बॉल देर में गिरता है, हल्का सा प्लास्टिक। और थर्मोकोल है, थर्मोकोल को गिरा दोगे, पत्थर को गिरा दोगे, क्या दोनों एक साथ गिरेंगे? नहीं। ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस फोर्स। अगर वैक्यूम में दोनों को गिरा देंगे तो दोनों एक साथ आके नीचे गिरेंगे। अगर एयर नहीं है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स के बारे में तो बात किया ना हम लोग, जब चलता है फोर्स धक्का देता है, तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स अगर नहीं है, एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, वैक्यूम में गिरा देंगे तो बोथ ऑफ देम विल फॉल ग्राउंड विथ सेम एक्सीलरेशन इन सेम टाइम। समझ में आया? ये चीज गैलीलियो बोले, कोई सुना नहीं, उनको मार दिए उल्टा पुल्टा करके। अरे देखो नहीं हो रहा है, झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा पीछे गुमराह कर रहा है लोगों को। तो लोगों के दिमाग में इतना नहीं था। वैक्यूम में कैसे टेस्ट करेंगे? वैक्यूम में वैक्यूम, हाँ अगर आप स्पेस में चले जाओगे और गिरा के देखोगे तो, और एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाओगे गिरा के देखोगे तो दोनों बराबर स्पीड में गिर रहे हैं, बराबर एक्सीलरेशन में गिर रहे हैं। ये जो एक्सीलरेशन जिसमें ये गिरते हैं, उस एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया? दिस एक्सीलरेशन और थोड़ा सा ये जैसे किधर आ गया, ये हमें यहाँ पे लेना चाहिए था, पेज इधर उधर हो गया, थोड़ा सा सेट कर देते हैं, कितना समय लगता है। यस यस यस, यहाँ पर ये था। तो दिस एक्सीलरेशन इज कॉल्ड acceleration due to gravity. This acceleration is called acceleration due to gravity। इसका सिंबल क्या यूज करते हैं? सिंबल होता है स्मॉल जी। स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है। आप अमेरिका में भी जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी ही बोलेंगे, वो स्मॉल जी। और हमारे देश में तो जी ऐसे हर चीज को बोलते हैं, पार्ले को भी पार्ले जी बोलते हैं, नहीं हमारे तो हर जगह जी।
तो ये ऐसा ही जी है। और जी का वैल्यू कितना है? जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसको 9.81 है, टू बी मोर एक्यूरेट, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसको अगर मैं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखूं तो क्या लिखूंगा? ऐसे 9.81 और मीटर की जगह लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 100 मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ तो बन गया 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन में हम लोग यूजुअली क्या करते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए आसान होगा ऐसे करके। समझ में आ रहा है क्या? ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इज सेम फॉर ऑल बॉडीज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। और ये कांस्टेंट नहीं है। अर्थ की सरफेस से जितना दूर दूर जाओगे अर्थ का खींचने की ताकत कम हो जाएगा। पास में अर्थ जितना जोर से खींच रहा है, कोई मैग्नेट के पास में दूसरा मैग्नेट रखोगे, जितना जोर से पुश या पुल करेगा, दूर में रखोगे तो फोर्स कम हो जाएगा कि नहीं? सिमिलरली अगर अर्थ की सरफेस से कोई मास को बहुत दूर ले लेंगे तो ये खींचने वाली फोर्स कम हो जाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाता है। या फिर कोई मास को अगर अर्थ के सेंटर में ले लेंगे, वो तो हर चीज को सेंटर की तरफ खींचता है, उसको कहाँ खींचेगा? वो तो ऑलरेडी सेंटर पे है, उसके ऊपर क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। मेरी बात समझ में आ रहा है? एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया? 0, है ना? तो क्या लिखेंगे? एज वी गो above surface of earth, the acceleration due to gravity or the value of g लिखेंगे। the value of g decreases, मतलब ऐसे 1-2 मीटर 3 मीटर जाने से नहीं होता है। if you go some 1000 किलोमीटर तभी जाके जी में कोई बदलाव आपको नजर आएगा। छोटे छोटे डिस्टेंस में जी का वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर है। बदलता है, बहुत धीरे धीरे बदलता है। बहुत दूर जाओगे तो थोड़ा सा बदलेगा। सपोज यू गो टू ए हाइट ऑफ से समथिंग लाइक 500 किलोमीटर्स, तब देखोगे जी का वैल्यू 9.81 से घट के 9.7 ऐसा कुछ हो गया। 9.7 कितना थोड़ा सा घटा है, समझ रहे हो ना? तो बहुत धीरे धीरे घटता है। तो ये भी मतलब आप अभी घर से यहाँ से गिराओ या यहाँ से गिराओ या छत से गिराओ, उसमें जी का वैल्यू में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ये मत बोलना कि हम 3 स्टोरी बिल्डिंग से गिराएंगे तो एक्सीलरेशन कम होगा और सिंगल स्टोरी से गिराएंगे तो ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। जी का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। एज वी गो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, है ना? और क्या याद रखना है? एट सेंटर ऑफ अर्थ जी इज 0, क्योंकि जी तो तब होता है जब अर्थ खींचता है और अर्थ हर एक चीज को सेंटर की तरफ खींचता है। और जो सेंटर पे है उसको क्या खींचेगा? किधर को खींचेगा? समझ में? तो क्या हो गया? सेंटर में हर एक बॉडी का वेट 0 होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता है। तो लेट अस गो बैक अगेन व्हाट वी हैव सीन। अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। आपका अगर कोई वेट है तो क्यों है? बिकॉज अर्थ इज पुलिंग यू। आप अगर जाके जुपिटर पे खड़े हो जाओगे आपका वेट बढ़ जाएगा। अब बोलोगे अरे मेरा वेट बढ़ गया। मून पे चले जाओगे आपका वेट का घट जाएगा, क्योंकि खींचने वाला एजेंट कौन हो भी तो देखना है। मून के ऊपर अभी मान लो यहाँ पर आपका वेट आ रहा है 60 kg, विंग मशीन में खड़े हुए। मून पे जाके खड़े होगे तो कितना केजी दिखाएगा मालूम है? 10 kg। यस, ही नोज। 1/6 हो जाता है। बोला अरे मैं बिना एक्सरसाइज का स्लिम ट्रिम हो गया। नीचे आके देखो फिर से 60 kg बन गया। वो तो खींचने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो बात कर रहे थे कि ये जो फोर्स है इसी को कहते हैं वेट। The two bodies of different mass when allowed to fall under gravity in vacuum they fall at same acceleration. This acceleration is called acceleration due to gravity. सिंबल हो गया g, वैल्यू हो गया ये g का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। जैसे हम अर्थ की सरफेस से धीरे धीरे ऊपर जाने लगेंगे तो g का वैल्यू घटने लगेगा। नॉट ओनली दैट, अगर कुआं खुद के अंदर जाने लगे तब भी जी का वैल्यू घटता है। इट इज मैक्सिमम ऑन दी सरफेस। समझ में आ रहा है? नीचे जाओगे तब भी घटेगा, ऊपर जाओगे तब भी घटेगा। ऊपर जाओगे तो बहुत दूर जाने के बाद 0 होगा। देखो मून इतना दूर पे है फिर भी अर्थ इसको पकड़ के रख के घुमा रहा है। समझ में आ रहा है? कितना दूर जाओगे तो अर्थ का फील्ड से बाहर निकल जाओगे। सोचो बहुत दूर जाना पड़ेगा, लेकिन अंदर जाओगे तो
If you go to the center, the acceleration due to gravity becomes 0. सरफेस से सेंटर ऑफ अर्थ का डिस्टेंस ज़्यादा है कि सरफेस से मून का डिस्टेंस ज़्यादा है? ऑब्वियसली मून का डिस्टेंस ज़्यादा है, सेंटर का डिस्टेंस बहुत कम है, 3600 किलोमीटर्स कहते हैं, थोड़ा सा है नहीं, 3600 किलोमीटर। सोचो हाँ, कोई गया नहीं, कैसे नापते हैं भगवान जाने, ये तो डाटा सब दिया जाता है हमारे पास। कोई कुआं का डेप्थ कितना जानने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, कोई थ्रेड में पत्थर बांध के अंदर गिराते हैं, फिर देखते हैं कितना लंबा थ्रेड हुआ। अर्थ का सेंटर यहाँ से कितने दूर पे, कैसे करोगे? इतना बड़ा गड्ढा खोदोगे? नहीं नहीं, देयर आर अदर फिजिकल मेथड्स। डायमीटर तो मेजर कर सकते हैं बाहर से, है कि नहीं? लाइट को या फिर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नॉर्थ अमेरिका से इंडिया आने के लिए कितना समय लगा, उससे डिस्टेंस पता चल जाएगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड मालूम है। डिस्टेंस पता चल गया तो आप निकाल सकते हो, पेरीमीटर निकाल सकते हो, इसमें से डायमीटर निकाल सकते हो। समझ में आया? है, वो तो अलग बात है कि लोग कैसे निकालते हैं, लोग जो निकालें उसी को हम लोग यूज करें। वेट ऑफ ए बॉडी of mass m is equal to W is equal to mg। यूनिट क्या होगा बताओ? ये एक फोर्स है, वेट इज ए फोर्स, तो आप इसको न्यूटन में या डाइन में कह सकते हो। कह सकते हो, नहीं कह सकते हो, है कि नहीं? तो क्योंकि हम लोगों के पास बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप जब बाजार से आलू खरीदने जाते हो, क्या बोलते हो? 20 न्यूटन आलू दो, 2 केजी आलू दो। तो वेट को तो हम केजी में कहते हैं सर, है कि नहीं? हम कहते हैं, लोग चलता है, लेकिन वो केजी नहीं है, केजी फोर्स है। वो भी समझ जाता है। आलू वाले को जाके बोलो तो भैया 20 न्यूटन आलू दो, आलू फेंक के मारेगा उसको। बोले कहाँ से आया बंदर, 20 न्यूटन आलू मांगा? बोला देसी आलू है, खाएगा तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। नहीं, जबकि वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है ना? अच्छा, जैसे अगर हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए मास ऑफ 2 kg, वेट क्या हो जाएगा? 2 इंटू जी। जी का वैल्यू को आप 9.8 ले लो, 2 इंटू 9.8 तो हो गया 19.6 न्यूटन। समझ रहे हो? क्या बता सकते हो? व्हाट मास विल एक्सपीरियंस ए वेट ऑफ 1 न्यूटन। हमको फीलिंग भी आना चाहिए कि 1 न्यूटन कितना बड़ा फोर्स है। फोर्स लगाओ, बनाने से लगा देंगे। हम बोलेंगे पुश दिस वॉल विथ ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, कितना जोर से पुश करोगे? ये सबसे बड़ा तकलीफ है, हमें फीलिंग में नहीं आता है कि जो फोर्स हम यूज करें वो क्या है। कभी जाओ तो वो जो ग्रोसरी शॉप में वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन रखता है, नहीं, वो कोई भी चीज रखता है, ऊपर रीडिंग निकलता है। आप आंख बंद करके पुश करो और उसमें निकालो रीडिंग 100 न्यूटन का। पुश करने के बाद देखोगे आंख खोल के तो 100 क्या 500 हो गया या 1000 हो गया। हमें एक फीलिंग भी आना चाहिए कि 100 न्यूटन कितना आता है। मैं अभी अपना उंगली में एक को पुश कर रहा हूँ, कितना फोर्स दे रहा हूँ, आई मस्ट बी एबल टू फील। नहीं तो प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे? कोई बॉडी को ऐसे ऐसे मूव करवाना है, आप अगर 30 न्यूटन फोर्स दोगे तो मूव कर जाएगा, लेकिन 30 न्यूटन देंगे कैसे? हमें तो फीलिंग भी नहीं है 30 न्यूटन। तो हमें फील होना चाहिए। जब भी काफ़ी लोगों को फील रहता है, आप कोई सामान लेके आए, कितना वजन है, वैसे ऐसे करेंगे, हाँ ये तो आधा किलो है, ये 1 किलो है, वजन करके कर लेते हैं भाई, एक्सपीरियंस, हाथ में पकड़ के कर लेते हैं। क्या आप फील कर सकते हो 1 न्यूटन फोर्स के लिए कितना मास का वेट लेंगे? वेट ऑफ विच मास विल बी 1 न्यूटन? If weight of a mass m is 1 Newton, then mg is equal to 1 Newton। m क्या हो गया? g तो लेते हैं हम लोग 10, रफली 10 ले लेते हैं, चलो g को 10 लेते हैं, कैलकुलेशन करने में आसान होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1/10 kg। 1/10 kg मतलब 100 ग्राम। अब 100 ग्राम का कोई आप वेट ले लो, 100 ग्राम का कोई चीज ले लो, देखो हाथ में कितना फोर्स दे रहा है, वो 1 न्यूटन का है। 1 केजी का कोई चीज है, सॉल्ट पैकेट, टाटा का सॉल्ट, आयोडाइज्ड नमक लेके आते हो 1 केजी वाला, वो आपके हाथ में कितना फोर्स दे रहा है? 1 केजी है तो दे रहा है 10 न्यूटन फोर्स। अब जो उसका वजन फील कर रहे हो वो कितना है? 10 न्यूटन का है, होता ना?
तो आपको एक फीलिंग आना चाहिए ये कितने फोर्स का है, फोर्स का एक फीलिंग आना चाहिए। आप सोचो कि 100 न्यूटन में 100 ग्राम का मास मैं अपने हाथ में पकड़ा हूं, कितना फोर्स फील हो रहा है, वो फोर्स को फील करो, रियलाइज करो कि फोर्स 1 न्यूटन है। अभी अगर कोई कहेगा कि पुश दिस वॉल विथ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, यू मस्ट नो कि कितना जोर से हमें पुश करना चाहिए, तब जाके आप प्रैक्टिकली चीजों को फील कर पाओगे। नहीं, ये टेबल में आप बैठे हो, लोहे का है ये, इसको खींचने के लिए कितना फोर्स लगेगा रफली खींच के आगे लेने के लिए? क्या 100 ग्राम वाला वेट का जितना फोर्स है उतना फोर्स में खींचने से जाएगा? नहीं जाएगा। तो कम से कम तो ये 200-400 न्यूटन चाहिए इसको खींचने के लिए, और हमें भी मालूम नहीं कितना एग्जैक्टली चाहिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकली फीलिंग हाउ मच इज 200 न्यूटन। मैं अभी तुमको पुश करूंगा, तुम बोल के बता, तुम्हारे पीठ को पुश करूंगा, तुम बोलना हाँ ये 200 न्यूटन हुआ, ये 300 न्यूटन। फील कर सकते हो क्या? क्योंकि हम लोग कभी फील करने की कोशिश नहीं किए हैं। जब भी प्रैक्टिकल में वो प्रैक्टिकल फीलिंग ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब चंद्रयान छोड़े, कितना एंगल में छोड़ना है? इतनी एंगल में छोड़ना है। कितना? मान लो 3 डिग्री टू दी वर्टिकल करके छोड़ना है। 3 डिग्री टू दी वर्टिकल, 3 के जगह 3.1 डिग्री भी हो जाएगा तो कहाँ भाग जाएगा, ठिकाना नहीं है कि नहीं? तो एग्जैक्टली मेजर करना, वो जो एब्सोल्यूट मेजरमेंट है वो भी एक पार्ट है इंजीनियरिंग में। कोई चीज को एब्सोल्युटली कैसे मेजर करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, ये स्केल का लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर है, क्या 5 सेंटीमीटर हो सकता है 5.001 सेंटीमीटर है कि नहीं? हम लोग तो रफली ले लेते हैं, एब्सोल्यूट मेजरमेंट में जाते नहीं, मतलब हम जो भी चीजें मेजर करें उसमें एरर है, लेकिन हमारा काम निकल जाता है। वैसे भी तो वो तराजू से जब आपको 2 किलो आलू देता है थोड़ा सा झुका के दे देता है, 2 किलो बोलता है, देता है 2 किलो 100 ग्राम, है कि नहीं? वो थोड़ा बहुत एरर चलता है, क्योंकि उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है हमारा डे टू डे लाइफ में। जब लेकिन चंद्रयान जैसे कोई चीजों को छोड़ा जाता है, थोड़ा सा एरर हो गया, छोड़े चांद पे गया मंगल पे, नहीं हो सकता है, नहीं ऐसे हो सकता है। अच्छा, तो वेट ऑफ ए बॉडी हम कैसे निकालते हैं? 100 ग्राम, 100 ग्राम मास का जो वेट है वो होगा 1 न्यूटन। वेट ऑफ ए बॉडी कैसे निकालते हैं? बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब थोड़ा सोचो और बताओ कि वेट ऑफ ए बॉडी, ये पेन का अपना वेट है, द वेट ऑफ द बॉडी, अगर एक फोर्स हुआ तो उसके लिए एक एजेंट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। एजेंट कौन है? अर्थ इज पुलिंग। ऑब्जेक्ट कौन है? इसको पुल कर रहा है। अच्छा, ये जो फोर्स है, जिस फोर्स में अर्थ पुल कर रहा है इसको, ये फोर्स को हम एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे कि इंटरनल फोर्स कहेंगे? एक्सटर्नल, क्योंकि अर्थ इससे बाहर है, सो इट इज ए एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? हम लोग एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स भी देखेंगे। फिलहाल हमें समझ में आया कि ये चीजें ऐसे निकलता है क्या? वेट, वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, वी हैव अंडरस्टूड। तो अब हम देख लिए व्हाट इज वेट ऑफ ए बॉडी। अगर हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जाएंगे, क्या बदल जाएगा? मास और वेट, और दोनों मास विल रिमेन सेम। मास है कि आपके अंदर क्या कितना ठो, व्हाट इज द स्टफ इन यू, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, यू सी। आप कहीं भी जाओगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यू इज फिक्स्ड, है कि नहीं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोई बॉडी में फिक्स्ड है तो मास फिक्स्ड है, लेकिन वेट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? तो हम क्या कहेंगे? एज वी मूव, ये सब क्वेश्चन तुम लोगों का आता है, फ्रॉम वन प्लैनेट टू अदर, वन प्लैनेट टू अदर, एक प्लैनेट से दूसरा प्लैनेट में अगर हम जाएंगे तो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं यहाँ पे। वन प्लैनेट से अगर दूसरे प्लैनेट में हम जाएंगे तो हम क्या देखेंगे? मास विल रिमेन सेम, मास डज नॉट चेंज बट वेट में चेंज। क्या लिखेंगे? मास डज नॉट चेंज बट वेट चेंजेस। ठीक है, क्या आप मास और वेट में कुछ अंतर लिखेंगे? चलिए, लेट्स से डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट, मास क्या है? इट इज
it depends upon, it is the stuff in a body, it is force of gravity। समझ में आया क्या? अच्छा, मास का यूनिट क्या है? केजी। इसका यूनिट बन गया केजी और ग्राम, जबकि इसका क्या बन गया? अभी अभी देखें हम लोग, न्यूटन और डाइन। नहीं, और क्या देखें? मास एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? मास इज स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। एक बोतल में कितना पानी है उसका कोई डायरेक्शन है क्या? तो दैट इज व्हाट इज द मास। सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, जबकि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज, वेट ऑफ ए बॉडी में चेंज। ठीक है ना? तो मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज, बट यहां क्या लिखेंगे? वेट में चेंज when we move from one place to other, एक जगह से दूसरा जगह जाएंगे, वेट बदल सकता है लेकिन मास नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? कितने सारे चीज हम लोग देख रहे हैं। तो इतना सारा जो थ्योरी पढ़ाया है उसको ध्यान से देखोगे तो हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि फोर्स का कंसेप्ट को फील करना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट फोर्सेस। आई डोंट से टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, एयर स्टार फोर्स क्या होता है, वो सब के बारे में। अभी हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि कोई बॉडी को रखा है, रेस्ट में है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है? जीरो। कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं सारे मिलके कितना हो रहे होंगे? जीरो है, इसलिए तो है नहीं। तो हमें पता करना है कि कितने डो फोर्स है, कोई बॉडी के ऊपर कितना डो फोर्स आ रहा है वो भी हमें पता करना है। तो ये चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से कंफ्यूजन हो जाएगा। बिफोर कमिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास प्लीज वॉच दिस वीडियो। लिखो नीचे कि हम देखें, फिर आओ क्लास में, तभी जाके ये सारे कंसेप्ट को लेकर हम नेक्स्ट स्टेप में जाने की कोशिश करेंगे। इस आर्टिकल में ढेर सारी चीज़ें आएंगे फोर्स के बारे में। कोई बॉडी रेस्ट में है तो, कोई बॉडी मोशन में है तो क्या हो रहा है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखने वाले हैं, वर्क देखने वाले हैं, जो आप बोल रहे थे प्रेशर वगैरह, वो सब भी देखने वाले हैं, है ना? वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।